नमस्कार, मैं अनीशा किस्पुट्टा, सहायक प्राध्यापक गणित, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान पर जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है अवयव। जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसके कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और लास्ट में हम देखेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स। हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमको क्या कहता है? जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट या फिर कोई भी फंक्शन को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में रो एंड कॉलम के फॉर्म में जब हम उसको अरेंज करते हैं, है ना, तो उस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऐसे तो मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए रो ऑफ मैट्रिक्स। रो ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि इसमें रो की जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी? 1, है ना। और कॉलम क्या होंगे? कॉलम हमारे पास में जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास में रो की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें बनेगा हमारे पास में 1 क्रॉस 3। यहाँ पे जो एग्जांपल हमको दिख रहा है 1 5 7, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में रो की संख्या कितनी है? 1 है, एंड कॉलम की संख्या कितनी है हमारे पास में? 3 है। तो ये बन जाएगा 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स के जस्ट अपोजिट रहेगा। हमारे पास में यहाँ पे क्या रहेगी? कॉलम की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। और जब रो की संख्या इसमें कितनी भी हो सकती है, n टाइप के रो हो सकते हैं, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1 होनी चाहिए। फिर देखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की जब भी हम बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, है ना, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है। तो अगर हमारे पास में ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हम उसको कैसा कहेंगे? उसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि इसमें रो और जो कॉलम की संख्या, एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कितने हैं? इसमें 2 रो है हमारे पास में एंड 2 कॉलम है। जब हमारे पास में रो एंड कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर हो जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा वही अब हमारे आगे काम आएगा। जब हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं और क्या करना है, उनके जो डायगोनल पार्ट्स में, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं डायगोनल पार्ट्स में हमारे पास में क्या है? इसके विकर्ण में 1 2 एंड 4 और बाकी एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में? 0। तो जब हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके सिर्फ डायगोनल में हमारे पास में कुछ ना कुछ एलिमेंट मिले और बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे 0 हो, तो ऐसे वाले अवयव को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। इसमें क्या होगा, लेकिन बस देखना हमको ये ध्यान देना, एग्जांपल में जैसा आपको दिख रहा होगा ना कि डायगोनल में सिर्फ क्या है? 2 2 2, है ना। तो डायगोनल में कोई भी नॉन कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, है ना, मतलब कोई भी कांस्टेंट एलिमेंट हम लेंगे और वो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होगा और सारे जो डायगोनल होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देख रहे हैं 2 2 2 दिख रहा है। ऐसे ही हम सिमिलरली हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। और यहाँ पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 0 0 0 3 0 0 0 एंड 3। इस तरीके से हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, हमको कोई भी एक नंबर, कांस्टेंट नंबर, है ना, कांस्टेंट नंबर हम लेंगे और उसको हम डायगोनल पार्ट में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट की जैसे ही हम बात करते हैं, यूनिट कहने से ही हमको समझ जाना चाहिए क्या? एलिमेंट 1, है ना। डायगोनल पार्ट्स में जो सारे एलिमेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए? यूनिट में होने चाहिए, मतलब 1 1 1 होने चाहिए, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इस तरीके से अगर हमको मिलता है तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इतनी सारी चीजें हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है कि हमारे पास में अगर कोई अवयव A है
और अगर हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमको कितना मिलना चाहिए, वो ओरिजिनल अवयव के बराबर मिलना चाहिए। ये हमको याद रखना है। ये सिमेट्रिक का फॉर्म होता है कि जब हमारे पास में कोई एक अवयव है और उसका जैसे ही हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमको एलिमेंट क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज हमारे पास में देखिएगा, जैसे हमारे पास में यहाँ कोई है 1 0 2 0 3 4 है ना, ये हमारे पास में ये हमको कैसा दिख रहा है, अभी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है। अब जैसे ये ए अवयव मैंने ले लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका क्या ले लूं, ट्रांसपोज ले लूं। तो इसका ट्रांसपोज हम लेने के लिए क्या करेंगे, जो रो की संख्या है, जो रो है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे 1 0 एंड 2, और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 0 3 एंड 4। तो अब ये जो बन गया मेरे पास में, ये क्या बन गया, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और ये क्या है, ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। उसके बाद है हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन बस हमको ध्यान देना है यहाँ पे इसका जो रिलेशन मिलेगा, ये हमने ए ले लिया, कोई अवयव ए ले लिया, और उस अवयव को हमने क्या कर दिया, उसका हम ले रहे हैं ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव ए के बराबर में हमको मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का अगर रिलेशन हमको मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे गिवन है कि जब हम क्या करते हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, है ना, या फिर बनने के बाद में जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसमें अगर हम किसी का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में जो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही काम करेगा। ठीक है, उसके डायगोनल में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कांस्टेंट 0 एलिमेंट लेने पर भी हमको उसका जो सम करेंगे वो भी क्या मिलेगा, मेन डायगोनल इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन हम लोग इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरचेंज ऑफ टू एनी रो एंड कॉलम, है ना। सेकंड है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। थर्ड है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो कॉलम बाय नॉन जीरो एलिमेंट एंड एडिंग या फिर सब्सट्रैक्शन। पहले देखिए हम देख रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो एंड कॉलम। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल में देखिए आपके पास में यहाँ दिख रहा है कि ए जो है हमारे पास में दिया हुआ है 1 2 -3 4 -5 एंड 6, ये हमको गिवन है ए। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इसका क्या है, R1 है और ये इसका क्या है, R2 है। इन दोनों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करना चाहती हूँ, R1 इंटरचेंजिंग R2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4 -5 6 1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से हम दो रो एंड कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड केस देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अवयव के रो एंड कॉलम में हम कोई भी कांस्टेंट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अवयव ए दिख रहा है आपको 1 2 -3 4 -5 एंड 6। अब यहाँ रिलेशन देखिए हमने क्या चेंज कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू 3 R1। R2 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से R2 हमारे पास में एज इट इज रहेगा। और फर्स्ट वाले रो में हम क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 एंड -9। इस तरीके से हम किसी भी रो एंड कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नया उसको बना सकते हैं। तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर एंड ऐड द रिजल्ट टू द अदर रो एंड कॉलम। अभी जो हमने दो केस देख लिया, सबसे पहले हमने क्या देखा, इंटरचेंज कर सकते हैं हम किसी भी रो एंड कॉलम को। सेकंड हमने देख लिया कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट को हम उसमें क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब उन दोनों को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। हम कुछ भी इंटरचेंज करके या फिर कुछ भी उसमें नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन करा के आपस में उसको नए रो एंड कॉलम के साथ में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर हम उसको घटा सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आपको दिख रहा होगा ये ए अवयव दिया हुआ है। अब हम उसमें क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ रिलेशन देखिए क्या देख लिया हमने, R2
टेंस टू R2 प्लस 4R1। मतलब क्या है इसका, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रो 2 में है ना, ये वाले रो में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करा के उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा हमको, सबसे पहले हम क्या लगा रहे हैं 4R1, तो R2 में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो एज इट इज रहेगा, -5 and 6 4 8 -12। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये रिलेशन को होल्ड करना है हमको। अब क्या करना है, R2 में चेंज करना है, R1 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और R2 में जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 and -3। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिल जाएगा। यहां दिख रहा है का फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग ऑपरेशन, है ना, जो अपने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पढ़ा, अभी हमको वहां से क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यहां दिख रहा होगा आपको, ए दिया हुआ है हमारे पास में 1 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमको दिख रहा है। सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सपोज कर लेंगे ए हमको इतना गिवन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, A इक्वल्स टू I और A, जहां पर I हमको क्या दिखाता है, I हमको दिखाता है यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, यूनिट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स होता है जब हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल पार्ट्स में क्या होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने उसको लिख लिया, ए लिख लिया, एज इट इज हमने क्या कर दिया, हमको क्या लाना है, ए का इनवर्स लाना है ना। तो जो इस साइड वाला ए है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ताकि जब हम इसको इधर से ट्रांसफर करें तो हमको क्या मिल जाए, ए इनवर्स मिल जाए, और आई की जगह पे हमने लिख दिया ये। ठीक, अप्लाई कर रहे हैं, हम देखते हैं हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट ए में पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, हमको 0 दिख रहा है। यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा 0, है ना, तो वो 0 को सबसे पहले हमको क्या है, हटाना है। क्यों, हम देख रहे हैं कि हमारे पास में पहला एलिमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा वो क्या होना चाहिए, जनरली वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 टेंस टू R2, दो रो को आपस में हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने चेंज किया तो अब देखिए पहला रो क्या बन गया हमारे पास में, 1 2 3 0 1 2। सेम जो ऑपरेशन आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लगाएंगे, वही ऑपरेशन आप क्या करेंगे, राइट साइड भी अप्लाई करेंगे, दोनों सिमिलर चलते रहेंगे। उसके बाद हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 -3R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब जो इस साइड वाले, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए कि बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। वही कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डायगोनल एलिमेंट हमारे पास में क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए सेकेंड हमने क्या अप्लाई किया, R3 टेंस टू R3 -3R1। R3 को हम लोग करना चाह रहे हैं, R3 में देखिए हमको क्या दिख रहा था, ऊपर में देखिए यहाँ पे R3 में दिख रहा है 3 1 1, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर देखिए फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा के R1 में R3 के साथ में हम माइनस कर देंगे तो हमको पहला एलिमेंट 0 मिल जाएगा। सिमिलरली उसके बाद हम देखिए अप्लाई कर रहे हैं R1 टेंस टू R1 -2R2 ऑपरेशन, R3 टेंस टू R3 +5R2 ऑपरेशन। इतना ऑपरेशन यूज करने के बाद में हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए हमको दो डायगोनल में 1 1 एलिमेंट मिल गए हैं, लेकिन जो हमारा थर्ड कॉलम दिख रहा है, थर्ड कॉलम में अभी भी हमारे पास में -1 2 and 2 एलिमेंट दिख रहे हैं। अब हमको करना है कि इनको हम 0 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 में हम लोग R3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे R3 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट क्या है, 0 0 2। अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, है ना, 2 से डिवाइड करने पर 0 पे तो कोई असर नहीं होगा हमारे पास में, तो हमको क्या एलिमेंट मिल जाएगा, 0 0 and 1 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अब सिर्फ हमारे पास में C2 कॉलम में, है ना, C3 कॉलम में हमारे पास में -1 और 2 को हमको
बस 0 बनाना है। कैसे करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R3 और R2 टेंस टू R2 माइनस 2R3। ऐसा जैसे ही करते हैं, यहाँ पे देखिए हमको रिजल्ट क्या मिल गया, सारे डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो हमको 0 मिल रहे हैं। यहाँ देखिए सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हमको 0 मिल गए और डायगोनल में हमको क्या मिल गया, 1 1 1 मिल गया। और 1 1 जब हमको डायगोनल में मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, 1 मिल गया। सेम ऑपरेशन हम इधर राइट साइड भी लगाते हुए चल रहे थे, तो राइट साइड हमको ये मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, B हो गया। और ये हमारे पास में क्या हो गया, A। अब इस A को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो A इनवर्स और ये A इनवर्स की हमको वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी अवयव आपको गिवन रहेगा उसका आप क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं रो और ए के फॉर्म में। जब हमको कोई अवयव गिवन होता है और जब हम उसका रो निकालना है या फिर रैंक निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की, और जितने जो हमारे डायगोनल पार्ट में जो एलिमेंट बचते हैं वही उसका बेसिकली रैंक कहलाता है। लेकिन और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं, डिटरमाइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट हमारे पास में क्या निकलता है, इक्वल्स टू 0 निकलता है। इक्वल्स टू 0 निकल रहा है मतलब अगर हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया है और उसका रैंक हमको देखना है और उसका डिटरमिनेंट 3 निकल रहा है, मतलब उसका रैंक 3 कभी भी नहीं हो सकता। 0 निकलने का मतलब है कि किसी भी रो या कॉलम को हम टोटली 0 कर सकते हैं, तो उसका जो रैंक होगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि 2x2 का मैट्रिक्स ले लेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स जैसे ही हम लेंगे फिर से हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब देखिए डिटरमिनेंट जो है वो अगर हमको नॉन जीरो मिल जाता है ना, कोई कांस्टेंट एलिमेंट मिल जाता है, दैट मींस वही उसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। जैसे 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, डिटरमिनेंट जैसे ही हमने फाइंड किया, अब वो हमको मिल रहा है 2 मिल गया है ना। तो अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स में अब हम 0 नहीं बना सकते, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एग्जांपल दिख रहा होगा कि वेरीफाई द रैंक और नलिटी थ्योरम ऑफ द मैट्रिक्स। एक हमको क्या दिया हुआ है, अवयव गिवन है हमारे पास में, अब हमको उसका क्या करना है, रैंक बताना है। ठीक, तो अब रैंक इसमें देखिए, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट आप इसमें देखेंगे जैसे आप इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो 0 मिल गया मतलब आप इनमें से कोई भी एक रो या कॉलम, कोई सा भी रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप 0 बना सकते। उस केस में हमारा जो रो रहेगा या फिर रैंक रहेगा वो लेस देन क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसका ऐसा मैट्रिक्स हमको इसका रैंक 3 से तो ज्यादा या कम तो नहीं, कम मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिल सकता, ना तो इक्वल टू नहीं मिल सकता। ठीक, इसके लिए अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, जैसा मैंने पिछले आपको बताया कि ऑपरेशन कैसे यूज करने हैं आपको, इस तरीके से कि जैसे हमारा लास्ट रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ देखिए बाकी सारे एलिमेंट हमको 0 मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ऐसे रो है जहां पे हमको क्या मिल रहे हैं, 1 1 मिल रहे हैं, और जिनको अब हम 0 नहीं बना सकते। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो जाए, क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, इसका रैंक हमको 2 देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ ए नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स जब हम कोई एक अवयव लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उनको हम लिखते हैं कि A डॉट A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, हमको क्या मिलेगा, हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, आपके पास में A जो है वो क्या है, A जो है आपके पास में क्या दिख रहा है, 1 -1 1 1 है ना, यहाँ आपको दिख रहा है। अब जैसे ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में मैंने क्या सिखाया था, जो रो होगा उसको हमको कॉलम में लिख देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है, 1 and -1, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। और सेकंड रो है आपके पास में 1 and 1, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें अप्लाई करके देखिए, ट्रांसपोज को इनटू करा दीजिए A के साथ में। तो पहला ट्रांसपोज क्या था हमारे पास में, 1 1 and -1 and 1। उसके बाद हमारा ओरिजिनल अवयव क्या था, 1 -1 and 1 1। जैसे आप इनका इनटू कराएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 2 0 0 2।
सिमिलरली आप उल्टा देख लीजिए, सबसे पहले आप ए अवयव ले लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज और उनका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्टेंट मिलेगा। सेम रिजल्ट ऐसा अगर आपको मिलता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स कहते हैं। आज इस विषय पर हमने बात किया, अवयव के सारे टॉपिक्स पे हमने कवर किया। अगली क्लास में हम अवयव के आगे के बारे में जानेंगे। नमस्कार।